आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना 2011। सेंसस ऑफ इंडिया स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक शिफ्ट में एक से लेकर दो सवाल बनते ही बनते हैं। चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंसस अगर मुझसे आप पूछोगे तो स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो भी आपके पेपर में पूछे गए हैं या जो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो सारा कंटेंट है, ये जो एसएससी के लास्ट 5 ईयर के पेपर हैं, उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करके तैयार किया गया है। तो आप इस चीज़ से तो इंश्योर हो सकते हो कि आपके पेपर में यहाँ से बाहर आने के सिर्फ 1% चांसेस हैं। ठीक है। क्योंकि जीके है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 99% मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि जो आपके पेपर में आएंगे सेंसस से क्वेश्चन, वो इसी लेक्चर से आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर सबसे पहले हम सेंसस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट सेंसस था वो कब हुआ था और किसने कराया था। तो जो हमारा फर्स्ट सेंसस था वो 1872 में हुआ था। लॉर्ड मायो उस वक्त वाइसरॉय थे। और ये जो यहाँ पर लॉर्ड मायो का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1869 से लेकर 72 तक था। और 72 में इन्होंने सेंसस कराया था फर्स्ट टाइम। अगर भारत में किसी ने सेंसस कंप्लीट इंडिया का जो सेंसस हुआ था वो आपका 1872 में हुआ। लेकिन उसके बाद 1881 में यहाँ पर ये जो सेंसस हुआ था, ऐसा नहीं था कि इसके बाद ये रिपीटेशन होगा या हर 10 साल बाद कराया जाएगा। लेकिन जो आपका 1881 में दोबारा से फिर से सेंसस हुआ, जिसे ऑफिशियल सेंसस भी बोला जाता है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस या सिंक्रोनाइज्ड सेंसस भी बोला जाता है। ये 1881 में हुआ। और किसने कराया? लॉर्ड रिपन उस वक्त वाइसरॉय थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हमारा अनऑफिशियल ऑफिशियल पूछा जाए और सिंक्रोनाइज्ड सेंसस पूछा जाए तो 1881 में हुआ था फर्स्ट। उससे पहले भी आपका हो गया था, जो लॉर्ड मायो ने 1872 में कराया था। ठीक है। तो आपको वहां पर जरूर हिंट दी जाएगी कि किसका पूछ रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो ये दोनों ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे, ये तो पूरे इंडिया का सेंसस था, लेकिन इंडिया के किसी एक शहर का सेंसस कब हुआ, तो वो 1830 में हुआ था। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कराया गया था। डेक्का करके सिटी थी, अब जिसको हम ढाका के नाम से जानते हैं, जो कि बांग्लादेश में है। बांग्लादेश पहले भारत का ही पार्ट था। तो अगर पहला इंडियन सेंसस अगर किसी शहर का हुआ था तो 1830 में ही हो गया था। पूरे भारत का 1872 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना। और उस वक्त जो आपके सेंसस जिन्होंने कराया था, जो कमिश्नर थे उस वक्त, वो कौन थे? हेनरी वॉल्टर थे। इसीलिए हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इंडिया में सेंसस हुआ था तो एक शहर जिसका नाम डेक्का, जिसको अब हम ढाका के नाम से जानते हैं, उसका हुआ था। और वो किसने कराया था? हेनरी वॉल्टर ने कराया था। ये यहाँ पर ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद, तो हमारा फर्स्ट सेंसस कब हुआ? तो हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था 1951 में। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस, क्योंकि 1947 से पहले हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। हमारा सेंसस 1881 से ही शुरू हो गया था, हर 10 साल बाद हो रहा था। लेकिन उस वक्त हम अंडर ब्रिटिश रूल थे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद जो हमारा पहला जनगणना हुई, पहली जो हमारा सेंसस होता है वो 1951 में होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद हम और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे कभी पेपर में कई बार पूछा गया है, अगर फिर से अगर आपसे पेपर में पूछ ले, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोला जाता है? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन किसे बोला जाता है? तो जो 1921 का सेंसस हुआ था उसको द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन बोला जाता है। ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। 1911 से लेकर 1921 इस तरह से भी दे सकता है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? डिक्लाइन हुआ था पॉपुलेशन। ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ थी पॉपुलेशन की। तो ये ध्यान रखना। कितनी नेगेटिव थी वो डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखो, जो आपका ग्रेट डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है। इसमें आपकी जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव हुई थी, मतलब जो आपकी 1911 के सेंसस में पॉपुलेशन थी उससे कम हो गई थी 1921 के सेंसस में। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर इंडिया ने जो रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डेथ रेट
कहाँ रहा, इसी वाले रीजन में रहा, इसीलिए तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्या नेगेटिव में चला गया था। सबसे ज़्यादा डेथ कब हुई, 1911 से लेके 1921 तक, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर सबसे कम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, जिसको हम ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड भी बोला जाता है, द माइनर डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कौन सी ईयर है वो, हमारी जो 1951 है, जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा सेंसस हुआ, सबसे कम चेंजेस देखने को मिले थे हमें, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। नॉर्मली हमारा 1.33% का जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता था, लेकिन इसमें जो हमें डिफरेंस देखने को मिला था 1.25% देखने को मिला था। और आपको ये डेटा अगर ना भी याद रखना चाहो तो मत रखना, बस ये याद रखो ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड यहाँ पर हम 1951 को बोलते हैं, और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन 1921 को बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और जो ऑफिसर होता है सेंसस का, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर रजिस्ट्रार सेंट्रल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होता है। ये मैंने यहाँ पर, आप हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, जस्ट बेटा सेकंड। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेंसस 2011 की। हमारा सेंसस 2011 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम सेंसस 2011 की बात करते हैं, तो जब हमारा सेंसस शुरू हुआ है 1881 से, ठीक है, पहला सेंसस कब हुआ, 1872 में। लेकिन 1872 का जो सेंसस हुआ था, ये ऐसे नहीं था कि भाई हर 10 साल बाद होगा। तो हर 10 साल बाद जो सेंसस हुआ, जो हमारे जो नियम कानून फॉलो हुए, वो 1882 का जो सेंसस 1881 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो इसलिए हम अपना ऑफिशियल सेंसस 1881 को बोलते हैं। और इसके अनुसार देखे जाए तो 2011 का जो हमारा सेंसस था वो 15वां सेंसस था। तो कभी कभी तो ये पूछ लेता है पेपर में कि जो 2011 का सेंसस था वो कौन सा सेंसस था, तो 15th सेंसस था, पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आज़ादी के बाद कौन सा था, तो आज़ादी के बाद 7th था, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। हमारी जो आज़ादी के बाद कौन सा सेंसस था, तो आज़ादी के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 7th सेंसस था। आप हिसाब भी लगा सकते हो कि 1951 में हुआ होगा, फिर 1961 में हुआ होगा, 1971 में हुआ होगा, 1981, 1991, फिर हमारा 2001 और 2011। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 2011 का कौन सा सेंसस हो गया, 7th सेंसस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद सेंसस का 2011 का जो सेंसस था उसका क्या मोटो था, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो सेंसस 2011 का जो मोटो था, ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया है, आर सेंसस आर फ्यूचर। और देखो हर लेक्चर में एक बात बोलता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर CHSL 2024 लिखा है, यहाँ MTS और CHSL, मतलब ये क्वेश्चन दोनों में आया है। तो जो 2024 में पूछे गए हैं उनके आगे मैंने लिख दिया है, जो 2022, 23 और उससे पहले पूछे गए हैं उनके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा गया है। और यहाँ पर मैंने ऐसे भी किया, जैसे अगर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 में ही आया, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया है। तो अब मैं सब नाम तो यहाँ पर नहीं लिखना चाहूँगा, मतलब लिखूंगा, मेरी पूरी यहाँ पर स्लाइड हमारी इसी चीज़ से भर जाएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 10 10 15 15 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारे ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जब हमारा सेंसस 2011 हुआ था तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थी, तो उस वक्त हमारी प्रेसिडेंट भारत की प्रतिभा पाटिल थी, ये यहाँ पर ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसस कमिश्नर कौन थे, जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो C चंद्र मोदी थे, ये यहाँ पर आप ध्यान रखना। इन्होंने बेसिकली अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बात कर लेते हैं, हमारा जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन थी, जो काउंट की गई थी कि जो हमारे भारत में ट्रांसजेंडर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो पहली बार 2011 के सेंसस में ही की गई थी। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो डेटा है ये कितने कहाँ से लिया गया था, कितने स्टेट्स का और कितने शहरों का जनगणना की गई थी, तो टोटल 35 यूनियन टेरिटरी और स्टेट से ये डेटा लिया गया, मतलब पूरे भारत का ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि जनगणना की गई थी। यहाँ पर हमारे उस वक्त 28 स्टेट थे, 7 यूटी थी। उसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 640 डिस्ट्रिक्ट थी। तो ये भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको स्टेट और यूटी कितनी थी ये भी ध्यान रखना, और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन। जनगणना का मतलब ही यही होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कितनी चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें हम
एकदम अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है। अब हम आराम से यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक और एक मतलब एक से एक बनता है, ठीक है, एक और एक दो, ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हो। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन भारत की, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। देखो इस तरह से जो डेटा देगा बहुत रेयर परसेंट है, 1% चांस है कि एग्जामिनर ऐसा डेटा लिख के देगा, वरना वो या तो मिलियन में ऑप्शन देगा या बिलियन में देगा। तो अगर मिलियन में ऑप्शन दे आपके तो 1210.19 मतलब 1210.19 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अगर हम इसी को बिलियन में कन्वर्ट करके पूछ ले, ऑप्शन में मिलियन ना दिया हो बिलियन दिया हो, तो बिलियन में हमारी 1.21 बिलियन थी। अगर एग्जामिनर ज़्यादातर जो ऑप्शन देता है वो बिलियन में देता है, और उसके बाद मिलियन में भी मैंने देखा हुआ है एग्जामिनर ने मिलियन में भी ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इस तरह से सिर्फ एक बार दिया है, मे बी 2021 में दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप इतना भी याद रखोगे ना 1210.19, तो आपको आराम से यहाँ पर याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पेपर्स में बहुत रेयर पूछता है बट पूछ लेता है, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी, तो मिलियन में याद कर लो ये वाला डेटा। 623.7 मिलियन मेल्स थे हमारे, और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 586.46 मिलियन यहाँ पर हमारे कौन थे, फीमेल्स थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। अगर बिलियन में पूछे तो क्या ही हो जाएगा, ये 0.623 बिलियन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.586 बिलियन, ठीक है। ये चीज़ ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो भारत की जनसंख्या है, वो वर्ल्ड की कितनी है, दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो अगर दुनिया में 100% लोग रहते हैं तो भारत में उस 100% के 17.5% भारत में रहते हैं। मतलब दुनिया की 17.5 पॉपुलेशन कहाँ रहती है, भारत में रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, MTS में भी रिपीट हुआ है, CHSL में भी रिपीट हुआ है, और 2024 से पहले जाएं तो कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद इंडिया की अगर हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे, अगर 2011 का जो सेंसस हुआ था उस वक्त की मैं बात करूं, तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे था, और चाइना पॉपुलेशन के मामले पे पहले नंबर पे था। इसकी थी 17.5% और चाइना की कुछ 19.1% के समथिंग थी, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो इंडिया हमारा फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन अगर हम सेंसस 2011 पढ़ रहे हैं तो हमें ये डेटा से मतलब नहीं है। 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत की पॉपुलेशन थी, वो भारत हमारा उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे चाइना था, ठीक है। अभी देखो अगर हम बात करें 2011 में हमारा सेंसस हुआ, उसके बाद अब हमारा सेंसस कब होना चाहिए था, तो 2021 में सेंसस होना चाहिए था। लेकिन अभी 2024 एंड हो चुकी है और 2025 की शुरुआत हो चुकी है, अभी तक सेंसस नहीं स्टार्ट हुआ है। इसका रीज़न था पहले कोविड, अभी कुछ और पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। अभी बहुत जल्द हो जाएगा, और आप दुआ मनाओगे जितना लेट हो उतना ठीक है, क्योंकि जितना हम ये सेंसस 2011 पढ़ेंगे ना, फिर उतना नया डेटा आपको जो नया सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर है या तो अभी लेट हो या जल्दी से पेपर क्लियर करके निकल लो यहाँ से, क्योंकि फिर नया सेंसस हो जाएगा तो पूरा नया डेटा याद करना पड़ेगा। अभी इसमें से बहुत सारा डेटा तो ऐसा होगा जो आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो देखो सुपरलेटिव्स अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करें, हम पहले स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये स्टेट है इधर की साइड, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी कहाँ पर है, जो सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसका डेटा याद रखना, पूरे भारत की 16% पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर मैं 16 का देखा जाए तो समथिंग अबाउट 1/6 पॉपुलेशन कहाँ पर है, रहती है भारत की उत्तर प्रदेश में रहती है।
ठीक है। उसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस से लगा के दे देता है, या कभी कभी क्या होगा कि आपसे पूछ लेगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन बताओ किस में थी, जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं उसमें। अब वहां पे क्या होगा, ऑप्शन ही नहीं देगा यूपी। आप बोलोगे भैया ने तो यूपी पढ़ाया था। इसलिए यहाँ पर ये पांच नाम याद रखना: यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। अगर ऑप्शन में यूपी नहीं हुआ तो महाराष्ट्र होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला। महाराष्ट्र भी नहीं होगा तो बिहार होगा। कभी कभी वो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को दे देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर पूछता है, इसीलिए मैंने पांच स्टेट लिखी हैं। मुझे मतलब आप पर ज़्यादा बर्डन बनाने का कोई शौक नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो। कुछ लोग बोलते हैं भैया थोड़ा सा आप डेप्थ में पढ़ा रहे हो, क्योंकि यार पेपर आपने एमटीएस 2024 का देख लो, सीजीएल 2024 का तो चलो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आसान आया था, 2023 से कंपेयर करते हैं। बट कभी कभी बहुत फैक्चुअल चीज़ें और बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं, अगर हमें पेपर क्लियर करना है तो हमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको ये पांच स्टेट सीक्वेंस में याद करनी ही पड़ेंगी, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली हमारी कौन सी है, सबसे पहली हमारी यहाँ पर यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश है। देखो यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है, ये तो सबको पता है। आगे आप ऐसे याद कर लो MBWM, ठीक है, ऐसे दो तीन बार याद करोगे तो हो जाएगा, MBWM MBWM। ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश। अगर हम लोएस्ट की बात करें, यहाँ पर मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ टर्म्स के, संख्या के आधार पर कि कितनी पॉपुलेशन है उसमें, तो सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम, तो ये तो ऐसे याद कर लो, सिक्किम सबसे कम, सबसे कम सिक्किम, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा बेशक याद मत करो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी, इस देखो सबसे कम सिक्किम में, उससे ज़्यादा मिजोरम में, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, उससे ज़्यादा गोवा में, उससे ज़्यादा नागालैंड में। तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने को दे सकता है। और हो सकता है कि वहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन पूछ ले और ऑप्शन में सिक्किम ना हो और मिजोरम हो और तीन ऑप्शन अलग हों। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम के बाद जो थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो मिजोरम में थी, फिर उसके बाद अरुणाचल में उससे ज़्यादा थी, फिर अरुणाचल से ज़्यादा गोवा में, फिर नागालैंड में। तो ये लोएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूटी की, कि सबसे ज़्यादा यूटी में पॉपुलेशन कहाँ है, तो दिल्ली में। ये तो बहुत आसान है आपको याद करना। और सबसे कम है लक्षद्वीप में। सबसे कम कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम सिटी की बात करें, सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का किस शहर में है, तो मुंबई में है। और सबसे कम अगर हम बात करें किस शहर में है पॉपुलेशन, तो कपूरथला में है, जो कहाँ पर आता है, पंजाब में आता है। अगर हम जिला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर जिला की बात करते हैं, तो जिला में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो थाने में है। और प्रेजेंटली मैं भी अभी थाने में ही रहता हूँ। तो थाने में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट के मामले में। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम पॉपुलेशन किस जिला में है, तो वो है यहाँ पर दिबांग वैली। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। एक बार मैं आपको जल्दी से दोबारा से रीकैप करा देता हूँ, जिससे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जस्ट 10 सेकंड में हम रीकैप करते हैं। देखो, अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम बिहार में, उससे कम वेस्ट बंगाल में, उसके बाद मध्य प्रदेश। सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में, उससे ज़्यादा मिजोरम में, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, उससे ज़्यादा गोवा में, उसके बाद नागालैंड में। अगर सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो है आपकी दिल्ली। और सबसे कम यूनियन टेरिटरी जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है वो है लक्षद्वीप। वहीं पर अगर हम सिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुंबई में, सबसे कम कपूरथला में। अगर हम जिला की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा थाने में, और सबसे कम दिबांग वैली में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट 1 सेकेंड वेट करो, मैं पानी यहाँ पर पी लेता हूँ। हाँ, अब हम आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, जहाँ से कि अक्सर पेपर में सवाल बनते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट को हिंदी में अनुसूचित जाति बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट हमारे भारत में कितनी थी, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 16.6% थी। और अगर डेटा पूछे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। ठीक है। वहीं पर अगर हमारी बात करें शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कितनी है,
तो ये थी 8.6%। तो जस्ट इसका देखोगे तो थोड़ा हाफ ही हो रहा है, 16 का हाफ, ठीक है, और 0.6 दोनों में आएगा ही आएगा। तो आसान है याद करना, 10 करोड़ अप्रॉक्स इसकी पॉपुलेशन थी शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि हाईएस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये है आपकी यूपी में, ठीक है। चलो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये बताओ यूपी में लगभग कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है भारत की, तो 16% रहती है। अच्छा एक और डेटा बताओ कि भारत में दुनिया की कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो अभी पढ़ाया मैंने 17.5 पॉपुलेशन भारत की रहती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर ऐसे ही हम बात करें कि हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जनजाति जो है वो कहाँ पर है, शेड्यूल ट्राइब भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट ट्राइब रहती हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी शेड्यूल ट्राइब की कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे देखो यहाँ पर पॉपुलेशन पूछे, नंबर पूछे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की कहाँ पर है, तो यूपी में। लेकिन परसेंटेज पूछ ले, देखो क्या फ़र्क होता है परसेंटेज में और नंबर्स में। सपोज 1000 लोग हैं, ठीक है, अब उसमें से आपके 100 लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे मैं यूपी में ओवरऑल हम मान रहे हैं कि 1000 लोग हैं और 100 लोग यहाँ पर रहते हैं शेड्यूल कास्ट के, ठीक है। वहीं पर हमारे पंजाब में टोटल 500 लोग हैं, ठीक है, और रहते यहाँ पर आपके हम लेके चलते हैं यहाँ पर 70 लोग, 75 मान के चलते हैं कि 75 लोग रहते हैं। तो अब बताओ कहाँ पर, नंबर्स में पूछोगे तो कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो आप बोलोगे भैया यूपी में ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं 100 1000 का लगाऊंगा तो यहाँ पर हमारे कितने आ गए, यहाँ पर हमारे 10% लोग आ गए, क्योंकि 100 लोग सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर है, हमारे यूपी में है। लेकिन परसेंट वाइज निकालूंगा तो कितने हैं, 10% है। 75 नंबर में तो कम है, परसेंटेज में ज़्यादा है। अगर मैं 75 यहाँ पर 500 का परसेंटेज निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर मेरा, ठीक है, ये 5 हो गया और ये मेरा यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। तो 15%, तो परसेंट नंबर्स की टर्म में देखेंगे तो यूपी में ज़्यादा है और परसेंटेज की टर्म में देखेंगे तो पंजाब में जाता है, ये ध्यान रखना। टोटल अगर देखो ये डेटा पूछेगा नहीं तो याद मत रखो, फालतू चीज़ें मैं यहाँ पर आपको याद नहीं कराऊंगा, टेंशन यहाँ पर मत लो। उसके बाद अगर जैसे शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर परसेंटेज पूछ ले तो लक्षद्वीप में 94.8% शेड्यूल ट्राइब रहती है लक्षद्वीप में। अब आप समझ सकते हो कितना बड़ा डेटा है ये। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूरल और अर्बन की यहाँ पर, ठीक है। देखो जब हमारा 2011 का सेंसस हुआ था उस वक्त जो हमारी शहरी जनसंख्या थी, जो शहर में रहने वाले लोग थे, वो 31.16% है। देखो अब टोटल हमारे 100% लोग हैं। अब दो ही जगह हैं भारत में, या तो शहर हैं या हमारे गांव हैं। मतलब जो ग्रामीण एरिया है उसे रूरल एरिया बोला जाता है, जो शहरी है उसे अर्बन एरिया बोला जाता है। तो एक डेटा याद कर लो, अगर आप यहाँ पर अर्बन का डेटा याद किया 31.616%, तो आपको रूरल की पॉपुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर पेपर में पूछे तो 100 में से 31.6 घटाओगे तो ये कितना आएगा, अगर मैं 32 घटा दूंगा तो 68 आएगा, और अगर मैं 6 घटा दूंगा तो यहाँ पर 16 है ना, ये 16 है, तो हमारा 84 आएगा, ठीक है। तो 68.84% मेरा जो रूरल पॉपुलेशन है। तो एक डेटा याद कर लो, या अर्बन याद कर लोगे तो रूरल खुद ब खुद निकाल लोगे। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, ये आपका सीपीओ में भी पूछा है इस बार, ठीक है। अगर हमारी ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, गोवा में है। दूसरे नंबर पर बात करें तो चंडीगढ़ में है, और तीसरे नंबर पर बात करें तो मिजोरम में है। वहीं पर अगर हम बात करें कि सबसे कम शहरी कहाँ पर रहते हैं, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया है जिस स्टेट में, वो है हमारी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो सबसे कम शहरी के टर्म में आ जाएगी कि सबसे कम जो अर्बन एरिया कहाँ पर है, हिमाचल में। तो सबसे कम अगर अर्बन एरिया हिमाचल में, तो सबसे ज़्यादा रूरल एरिया कहाँ होगा, हिमाचल में होगा। तो ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूरल एरिया हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर आ जाता है हमारा बिहार, ठीक है। तो जो बिहार में हमारा सेकंड नंबर पे क्या है, बिहार है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और अगर एक सवाल और बनाता कि अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर हैं, इनहेबिटेड गांव कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा,
तो वो भी आपके बिहार में है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम डिस्कस कर लेते हैं रिलीजियन पॉपुलेशन के बारे में, अक्सर आपके सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदू पॉपुलेशन की, तो देखो यहाँ पर जो आपकी हिंदू पॉपुलेशन थी 79.8% थी। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ये करोड़ वाला जो डेटा है बेशक इसे छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको याद होना चाहिए कि 79.8% हिंदू पॉपुलेशन थी। मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% थी। क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2.3% है। सिख पॉपुलेशन 1.7% है। बुद्ध पॉपुलेशन 0.7% है। और अगर हम जैन पॉपुलेशन की बात करें तो 0.4% यहाँ पर जैन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये हमारी मेजर धर्म है जो भारत में है। अब कुछ ऐसे रिलीजियंस हैं जो इनसे अलग हैं, इनसे हटके हैं। उनकी जनसंख्या कितनी थी, कई बार पेपर में पूछा गया। उसकी जनसंख्या थी 7.9 मिलियन। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। इन धर्मों के अलग जो धर्म मानते हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं, या जिनके धर्म क्लासीफाई नहीं है, ठीक है, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाईएस्ट परसेंटेज हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, तो ये बिहार में रहती है। ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये मेरा, मैं 1 किलोमीटर ऐसे चला गया, 1 किलोमीटर ऐसे चला गया, 1 किलोमीटर में ऐसे चला गया, 1 किलोमीटर ही मैं ऐसे चला गया। ठीक है, ये मेरा 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 किलोमीटर मेरा यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब इस इस एरिया में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी डेंसिटी मेरी ज़्यादा होगी, और जितने कम लोग रहेंगे इस एरिया में उतनी मेरी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूरे भारत की अगर डेंसिटी की बात करें, क्या इस वाले एरिया में तो कितने लोग रह रहे हैं पूरे भारत में, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में औसतन भारत में पूरे में 382 लोग रहते हैं। कभी अगर 2001 का सेंसस का पूछ लिया डेटा तो 325 है, लेकिन ये बहुत रेयर पूछेगा। 1% चांस है कि ये पूछेगा। 99% आपका 2011 के सेंसस में ही पूछेगा कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो क्या थी। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। यही ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है, क्यों, जहाँ पर जगह कम है लोग ज़्यादा हैं, तो वो है हमारा बिहार। और सबसे कम जहाँ पर जगह बहुत है लोग कम है, वो है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। और भाई आपको यहाँ पर ये डेटा भी याद करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह में 17 लोग रहते हैं, वहीं पर बिहार में उसी जगह में 1102 लोग रहते हैं। देखो जो 1 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर जगह माना गया, एक एरिया माना गया, उसमें 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो सबसे कम है अगर किसी भी स्टेट की बात करता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रहते हैं, तो वो है बिहार। 1 किलोमीटर स्क्वायर में औसतन 1102 लोग रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका आ जाता है डेंसिटी के मामले में वेस्ट बंगाल, और लोएस्ट के मामले में यहाँ पर मिजोरम आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश की, तो देखो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिल्ली की है। देखो अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ, एग्जामिनर स्टेट यूटी ऐसा कुछ ना दे, तो ओवरऑल मेरी दिल्ली की है। अगर स्टेट दे दे तो बिहार की है, क्योंकि दिल्ली की देखो जहाँ पर जिस एरिया में 1102 लोग रहते हैं औसतन ऑन एन एवरेज, वहीं पर दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। अब लगा सकते हो आप दिल्ली की हालत। ठीक है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर पुडुचेरी आ जाता है, मतलब चंडीगढ़ आता है। तीसरे नंबर पर पुडुचेरी आ जाता है। कभी कभी पता है क्या करता है एग्जामिनर, आपको दिल्ली ऑप्शन में नहीं देगा और पूछ लेगा हाईएस्ट डेंसिटी बताओ किस यूटी की है। आप बोलोगे यार मैंने तो दिल्ली पढ़ा है, दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है। अब दिल्ली ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर वहां पर या तो वो चंडीगढ़ ऑप्शन में देगा या पुडुचेरी देगा। इनसे 3 के नीचे नहीं जाता है। मैंने 5 साल के पेपर को एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, तो इनसे 3 के नीचे नहीं जाएगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखो। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो लोएस्ट पॉपुलेशन अलग है। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ की थी, लक्षद्वीप की थी। लेकिन लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बात करें किस यूटी की है, किस यूनियन टेरिटरी की है, तो वो है आपका अंडमान निकोबार। आप लोग यहाँ पर ये बात याद रखना। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ग्रोथ रेट से, कि जो विकास दर है, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो देखते हैं। तो हमारा जो 2011 का सेंसस हुआ और 2001 का उससे पहले सेंसस हुआ, तो हर साल 2001 से लेके 2011 तक जो हर साल एनुअल ग्रोथ रेट, जो एनुअल हर साल एनुअल ग्रोथ रेट रही, वो 1.64% रही। एवरेज निकाला जाता है, अब हर साल ऐसा नहीं है कि 1.64 ही हो रही है। अगर हम 2001 से 2011 के बीच में मैं हर साल का एवरेज ग्रोथ रेट निकालूं पॉपुलेशन का, तो 1.64 यहाँ पर मेरी ग्रोथ रेट रही। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीएस में भी आया, सीजीएल में भी आया 2024 में, 2023 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें डिकेडल ग्रोथ रेट क्या हो रही, देखो ये तो वार्षिक है, पूरे 10 साल में जो ग्रोथ रेट रही वो क्या रही, तो वो मेरी कितनी रही, 17.64% रही। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारी यहाँ पर बात करें कि मेल्स का जो, ये थोड़ा आप स्किप भी कर सकते हो, बहुत रेयर पूछा जाता है। मेल्स की जो ग्रोथ रेट रही है 17.19% रही है, फीमेल्स की जो ग्रोथ रेट रही है 18.12% रही है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें तो टोटल जो 2001 के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बढ़ी थी वो बढ़ी है 181 मिलियन। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और जो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट रहा हमारा, वो 1961 से लेकर 1971 के बीच का जो टाइम, ये जो हमारा सेंसस था, इसमें हाईएस्ट, जैसे यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ रेट 17.64% था डेकेडल ग्रोथ रेट, यहाँ पर 24.8% था। ये हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट था, ये भी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेट के बारे में। तो देखो स्टेट में अगर हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका हुआ, तो मेघालय में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है, ध्यान रखना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा, यहाँ 27.9% का रहा, यहाँ 26% का रहा। अब ये नंबर बेशक याद मत करना परसेंट वाला, लेकिन स्टेट याद कर लेना। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ पॉपुलेशन में, मतलब ग्रोथ का मतलब 2001 के कंपेयर में सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ी वो कौन सा था, मेघालय। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, ध्यान रखना। और सबसे कम जो जनसंख्या बढ़ी वो है नागालैंड में। नागालैंड में बढ़ने की बजाय कम हो गई थी, -0.6, अच्छा यहाँ मैंने लिखा भी है, -0.6% पॉपुलेशन आपकी कम हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर पहले 1000 लोग थे तो 6 लोग उसमें से और कम हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और दूसरा, इसके बाद नागालैंड के बाद जो सबसे कम यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा वो केरल का रहा, 4.9%। अब पढ़े लिखे लोग हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है एजुकेशन और सारी चीज़ें, तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी केरल का कम रहता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद होगी। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा, जो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा यूनियन टेरिटरी में, तो वो रही आपकी दादर एंड नागर हवेली, 55.9% पॉपुलेशन बढ़ी। और अगर हम लोएस्ट की बात करें तो वो रही लक्षद्वीप, इसकी कम हुई थी, नेगेटिव हुई थी, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर सेक्स रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, वो हमारा सेक्स रेशियो होता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि हमारा सेक्स रेशियो 943 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 1000 मेल हैं तो 943 वुमेन्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे भारत का सेक्स रेशियो पूछा जाए आपसे कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का सेक्स रेशियो क्या रहा, तो 943 रहा, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे भारत में 1000 मेल्स पर 943 फीमेल्स हैं, मतलब 1000 मेल्स अगर हम काउंट कर रहे हैं तो उन 943 हमारी फीमेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ओवरऑल है। अगर हम बात करें हाईएस्ट किस स्टेट का है, तो 1084 है सेक्स रेशियो केरल का। कहने का मतलब 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 1084 फीमेल्स हैं, मतलब फीमेल्स मेल से भी ज़्यादा हैं केरल के अंदर, ठीक है। और अगर उसके बाद देखी जाए तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 996 है,
मतलब 996 फीमेल हैं और 1000 यहाँ पर मेल्स हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश यहाँ पर थर्ड नंबर पर है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें, लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है हमारा यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो है हमारा 877, मतलब 1000 मेल्स, और हमारी 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 877 ही हमारी फीमेल्स हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद है जम्मू कश्मीर, ये ध्यान रखना, ये लोएस्ट की कैटेगरी में है। वहीं पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आपकी सेक्स रेशियो है वो है पुडुचेरी का। 1000 मेल्स पर 1000 मेल्स हैं हमारे, तो 1037 फीमेल्स हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखना। और लोएस्ट हमारा जो सेक्स रेशियो है वो है दमन एंड दीव का, 618 मात्र, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपसे यूटी और स्टेट कुछ भी ना पूछ दिया हो और आपसे लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछ ले तो ओवरऑल किसका है, दमन एंड दीव का। स्टेट तो मैंने आपको हरियाणा बताई दी। वहीं पर अगर ओवरऑल हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, केरल का। ओवरऑल अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल के बाद किसका है, पुडुचेरी का है। पुडुचेरी के बाद हम देखें तो हमारे यहाँ तमिलनाडु का है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अब हम थोड़ा सा चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाइल्ड पॉपुलेशन हम उनको कंसिडर करेंगे जो 6 से लेके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 6 से लेके, सॉरी 0 से लेके 6 साल के बीच में जिनकी आयु है, ठीक है। अब देखो ये डेटा आपसे इतना नहीं पूछेगा तो ना याद करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, रेयर है, 0.1% पूछ सकता है। 13.1% टोटल पॉपुलेशन का क्या है, चाइल्ड पॉपुलेशन थी भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर मैं 2001 से कंपेयर करता हूँ तो मेरे यहाँ पर 3.08% डिक्रीज हुआ था चाइल्ड पॉपुलेशन में, ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो हमारे भारत का सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो है 943। वहीं पर अगर मैं बात कर दूँ चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 919 फीमेल्स कम है लेकिन ओवरऑल मेल्स ज़्यादा है। कहने का मतलब कुछ बॉयज जो चिल्ड्रन हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए तो आगे चल के जो फीमेल्स हैं उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर चाइल्ड में जनसंख्या कम थी, 919 थी। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम बात करें हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पर रहा, तो अरुणाचल प्रदेश में रहा, ठीक है, 972। और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ये अगर, और नॉर्मल सेक्स रेशियो की बात करें वहाँ भी लोएस्ट है, और अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वहाँ भी हमारा हरियाणा लोएस्ट है 834 के साथ, ये ध्यान है यहाँ पर रखना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेगेटिव ग्रोथ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में हुई थी वो किस स्टेट ने रिकॉर्ड की थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो हमारी स्टेट थी कौन सी, महाराष्ट्र। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। उसके बाद सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो फीमेल एडोलसेंस थी, जो उनकी जो फीमेल किशोर अवस्था थी, जो एज ग्रुप हम 10 से 19 कंसिडर करते हैं, वो कितनी थी फीमेल्स के अंदर, तो वो 14.3% थी ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सीजीएल में बना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन, यहाँ पर मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करूँ तो ये है हमारी 20.9%, लगभग 21 भी दे सकता है ऑप्शन में आपको। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा लिटरेसी के बारे में, थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी के बारे में। अब देखो यहाँ पर लिटरेसी क्या होती है। सबसे पहले साक्षरता दर क्या होता है, मैं किस इंसान को बोलूँगा कि भाई ये पढ़ा लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये कहता है अगर कोई व्यक्ति 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है और वो पढ़ और लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में, जो हमारी 22 लैंग्वेज दी रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से किसी में लिख सकता है, पढ़ सकता है, कहने का मतलब वो लिटरेट है। बस इतनी सी परिभाषा होती है लिटरेसी की। और जो हमारा भारत की लिटरेसी थी पूरे भारत की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो कितनी थी, 74.04% थी। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ये ओवरऑल पूरे भारत की है। देखो यहाँ पे ये भी पूछता है कि मेल्स की लिटरेसी रेट क्या थी, ये तो देखो ओवरऑल भारत की है, और मेल्स की अगर देखें तो 82.14 है। यहाँ पर ये एग्जैक्ट याद करना, पेपर में बहुत घुमा के ऑप्शन देता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है।
फीमेल्स की थी 65.46% लिटरेसी रेट। वहीं पर कभी कभी इनका डिफरेंस पूछ लेता है, तो देखो अगर तुम्हें ये दोनों डेटा होंगे याद होंगे तो आप माइनस करके आराम से निकाल सकते हो, वरना आप याद करना चाहो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। 16.68% मेल्स और फीमेल्स की लिटरेसी रेट में डिफरेंस था। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस स्टेट में लार्जेस्ट गैप था मेल की लिटरेसी में और फीमेल्स की लिटरेसी में, तो वो था अपना राजस्थान। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। और कितना गैप था? 27.1%, अगर कभी पेपर में आपसे पूछ ले तो। ये डेटा आपको याद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंसस 1951 के अकॉर्डिंग फीमेल लिटरेसी रेट कितना था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो पेपर में भी बना है। और क्यों बना है पेपर में? क्योंकि भारत जब हमारा आज़ाद हुआ था तो उस वक्त फीमेल्स की लिटरेसी रेट क्या थी, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त सिर्फ 8.86% थी। और 2011 आते आते हमने कितना अचीव किया? 65.46% हमने अचीव किया। अब देखते हैं जो हमारा 2025 या 26 में जो हमारा सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लिटरेसी रेट होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये हमने ओवरऑल देख लिया, मेल्स की लिटरेसी रेट देख ली, फीमेल्स की लिटरेसी रेट देख ली। अब हम देखते हैं किस स्टेट की कम थी, किस स्टेट की ज़्यादा थी, किस यूटी की कम थी, किस यूटी की ज़्यादा थी, किस शहर की कम थी, किस शहर की ज़्यादा थी। अक्सर सवाल आपके यहाँ से बनते ही हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो नो डाउट सबसे ज़्यादा किसकी थी? केरल की 94%, डेटा याद होना चाहिए। और सबसे कम किसकी थी? बिहार की 63.82%, डेटा आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। उसके बाद केरल के बाद लिटरेसी रेट किसकी ज़्यादा थी? मिजोरम, मतलब केरल से थोड़ी सी कम किसकी थी? मिजोरम की 91.3%। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सबसे कम थी बिहार की, उसके बाद बिहार से थोड़ी सी ज़्यादा थी अरुणाचल प्रदेश के 65.4% के साथ। ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला डेटा बेशक याद मत करना, लेकिन ये वाला डेटा ऊपर वाला जो सबसे बिहार का है और केरल का है वो याद करना। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी थी? हमारी लक्षद्वीप की थी। और लोएस्ट किसकी थी? दादर एंड नागर हवेली की थी। इस तरह से याद कर लो। उसके बाद दूसरे नंबर पर दमन एंड दीव की है लक्षद्वीप के बाद लिटरेसी रेट। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किस शहर का लिटरेसी रेट ज़्यादा था, तो सिरचिप, ये सिरचिप का ज़्यादा था, ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे कम किस शहर का लिटरेसी रेट था, तो ये अलीराजपुर का है। ये अलीराजपुर, अलीराजौर नहीं है, अलीराजपुर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अलीराजपुर का सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट था अगर हम शहर की बात करते हैं। ठीक है, आपको ये याद हो गया। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं थोड़ा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की तरफ। अब देखो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेल्स थे उनका पार्टिसिपेशन कितना था? तो 53.26% मेल्स जो थे वो वर्क में काम कर रहे थे, अपनी भागीदारी मतलब बेसिकली अपना काम, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। कितने परसेंट लोग काम कर रहे थे? 53.26%। फीमेल्स वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कितना रहा? 25.5%। ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं पर एग्रीकल्चर में कितने परसेंट लोग इंगेज हैं? अगर ओवरऑल हम देखा जाए 100% में से एग्री, जैसे टोटल हमारा 53.26% है, इसका 54.6% किस में इंडल्ज थे? एग्रीकल्चर में। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। एक बार आपसे पूछा गया था कि मार्जिनल वर्कर कौन होते हैं, तो मार्जिनल वर्कर बेसिकली वो होते हैं जो 183, एक साल में 183 दिन से भी कम काम करते हैं, उनको मार्जिनल वर्कर्स बोले जाते हैं। और अगर हमारे यहाँ मार्जिनल वर्क फोर्स देखा जाए कि जो मार्जिनल वर्कर्स हैं वो कितने हैं, तो 29.5% आपके यहाँ क्या है? मार्जिनल वर्कर्स हैं, जिन्हें साल में 183 से कम दिन ही काम मिलता है। ठीक है, 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग। वहीं पर अब देखो 2001 सेंसस से भी कुछ सवाल बने हैं, जैसे कि अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन बाज फ्रॉम श्रीलंका। अब देखो बहुत अजीब सा सवाल था, 2001 का डेटा पूछा। अब हो सकता है कि आगे रिपीट हो ना हो, बट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन थी श्रीलंका से वो कितनी थी? 2.9% थी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और जो मेन रीजन था 2001 में सेंसस में, जब इंडिया के लोग माइग्रेट करे दूसरी जगह, दूसरे देशों में,
वो था वर्क और एम्प्लॉयमेंट। तो रीजन भी पूछा था कि क्या रीजन था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, ये वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट याद करना तो आसान है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसे आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सेंसस 2011, अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो जो हमारे मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन किस राज्य का सबसे ज़्यादा था, तो वो था हिमाचल प्रदेश का। ये डेटा थोड़ा सा यहाँ पर याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं हम डेथ रेट की, सॉरी टोटल रेट की बात करते हैं। रेट होता है दर, अलग अलग दर आपसे कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स born इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ टाइम। मतलब एक जो अमाउंट है, मतलब गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है, जो एक समय अवधि के दौरान जितने लोग जन्म लेते हैं, बेसिकली उसको बर्थ रेट बोला जाता है। और हमारा जो भारत का 2011 के अकॉर्डिंग बर्थ रेट था वो 21.8 बर्थ रेट था, ये ध्यान रखना। डेथ रेट वही होता है कि गिवन पीरियड में जो आपका डेथ हो रही है लोगों की, 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो रही है। डेटा जो हमारा लिया जाता है 1000 लोगों में से लिया जाता है, बस ये ध्यान रखना। और डेथ रेट क्या था हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 7.1% हमारा डेथ रेट था, ये ध्यान रखना। ठीक है, परसेंट मत बोलो, 7.1 था, क्योंकि ये हमारा परसेंट नहीं आएगा। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस होता है बर्थ और डेथ रेट के बीच में, जो डिफरेंस होगा वही ग्रोथ रेट होगा। कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। जितने लोग, अब जन्म ज़्यादा लोग ले रहे हैं, सपोज जन्म 29 लोग ले रहे हैं, जैसे अगर अप्रोक्स देखें तो 22 लोग ले रहे हैं, और डेथ हो रही है 7 लोगों की, तो लगभग 15 लोग बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रोथ रेट है, ये पता होना चाहिए। लोएस्ट बर्थ रेट कहाँ का है, केरल का है। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सेंसस 2011 जो कंडक्टेड हुआ था वो कितनी लैंग्वेजेस में हुआ था, तो 16 लैंग्वेजेस में हुआ था। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लेना। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए, जो पेपर में सवाल बनते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टडी, जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की स्टडी है, उसे क्या बोलते हैं, तो डेमोग्राफी यहाँ पे बोला जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम कभी आपसे ऐसा सवाल बन जाए कि एरिया के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में, दोनों के मामले में भारत के अंदर किस राज्य की जो रैंक है वो सेम है, तो वो है हमारा मेघालय। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड किस राज्य के अंदर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन होंगे, और राजस्थान होगा, तो आप आराम से इसे लगा दोगे। अगर देखो ये सीजीएल मेंस का सवाल है, कई बार सवाल बना है, मैक्सिमम फर्टिलिटी बताओ, मैक्सिमम फर्टिलिटी किस राज्य की है। मतलब फर्टिलिटी का मतलब बेसिकली जो फर्टाइल वुमेन है, जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं, जिनकी फर्टिलिटी अच्छी है, वो किस राज्य की ज़्यादा है, वो है आपका बिहार। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और जो नेशनल कमीशन होता है पॉपुलेशन पर, वो किसके द्वारा हेड किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाता है। ये बात थोड़ा सा यहाँ पे याद कर लेना। अगर फर्स्ट एवर सेंसस की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में कब हुआ, मतलब किस कंट्री ने कराया, तो वो थी अमेरिका, ये ध्यान रखना। कब कराया वो याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा जो कास्ट सेंसस था वो 1931 में पहली बार हुआ था, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और पहली राज्य कौन सा बना है कास्ट सेंसस कराने वाला, अभी कराया है इन्होंने लास्ट ईयर, तो वो हमारा बन गया है बिहार। पहला राज्य बना है जिसने कास्ट सेंसस कराया है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा सेंसस 2011 हुआ था, उसमें लगभग कितना खर्चा आया था भारत सरकार का, तो लगभग 2200 करोड़ यहाँ पर सेंसस कंडक्ट कराने में खर्चा आया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस ये बिहार में है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, लिटरेसी रेट एक बार, अब देखो दिल्ली अपना राजधानी है, तो एटलीस्ट उसकी भी हमें लिटरेसी रेट पता होनी चाहिए, और पेपर में भी पूछ ली गई थी। 88.01% हमारी यहाँ पर दिल्ली की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने नेगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो में रिकॉर्ड किया था, तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1961-71 ने हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा डेकेडल का, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और सेंसस 2011 फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था। ठीक है, सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं हो रही, फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था, ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा जो सेंसस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। लगभग हमने 50 मिनट में एक कंप्लीट लेक्चर देख लिया, जहाँ से आपके शिफ्ट में 1 से लेकर 2 सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है। ठीक है,
आप सभी से हमेशा हर लेक्चर के एंड में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, मतलब मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनते हैं। ठीक है, वो अपनी आपकी इच्छा है, वरना आप अगर लेक्चर अच्छा लगता है, कोई सजेशन देना है, आप फीडबैक ज़रूर दिया करो। और आप सभी को पता है कि एक-एक लेक्चर के पीछे 10-10 दिन की मेहनत है। ये जो डेटा इकट्ठा करना, 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करना, हर वीडियो में बोलता हूँ, आप भी बोलोगे कि क्या आप अपनी हर वीडियो में मेहनत बताते रहते हो? तो आज चलो ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा-सा डेली टारगेट के बारे में। अगर आप 2025 एमटीएस डेली टारगेट एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए हम डेली टारगेट प्रोवाइड कराते हैं। एक व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डीके अग्रवाल करके व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पर आपको फ्रीली डेली टारगेट डेली दिया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप अगर एमटीएस 2025 टारगेट कर रहे हो तो। और अगर सीरियसली अगर आप वो दिल से, मन से, सब तरह से फॉलो कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर लोगे इस बार एमटीएस 2025। और अगर इस क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा मे बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th लेक्चर है। और उसके बाद लगभग मैं आपको 20 से लेकर 25 लेक्चर कराऊंगा स्टैटिक जीके के अंदर कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री कराऊंगा, ज्योग्राफी कराऊंगा, पॉलिटी कराऊंगा, इंग्लिश के हम ग्रामर रूल देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको सभी सब्जेक्ट की लेक्चर वाइज, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, हैंड रिटिन नोट्स की पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए हमने एक पेड ग्रुप बनाया है। उसकी जो प्राइस है मात्र 199 है। अब आप समझ सकते हो कि कम से कम 8-9 सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट की, हर एक लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज कर देना इस नंबर पर कि मुझे ग्रुप में ऐड होना है। आपको एक क्यूआर सेंड कर दिया जाएगा, उस पर आप 199 रुपये पे कर दोगे, तो आपको 199 पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको विद इन 24 आवर्स एक लिंक भेज दी जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाओगे ग्रुप में। और जैसे ही जो लेक्चर, जैसे ये लेक्चर 10 बजे शुरू होता है, तो आपको 9:30 बजे, 9 बजे ही उसकी पीडीएफ मिल जाती है लेक्चर शुरू होने से पहले। हिंदी में अलग मिल जाती है, इंग्लिश में अलग मिल जाती है। और ये स्टैटिक जीके के सभी लेक्चर्स की इसी 199 में आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी की, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी की, 2025 में जितना भी कराने वाला हूँ, सभी की पीडीएफ आप एक्सेस कर पाओगे सिर्फ 199 रुपीज़ में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।